देखो बेटा, इसमें यहाँ हमने स्क्वायर्स रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल हमने कल कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, इसका एक रिमार्क दे रखा है, कहते हैं कि एफ जेड इज एनालिटिक इन द डोमेन डी। एफ जेड एनालिटिक है डोमेन डी के अंदर, विच कंटेन सेगमेंट ए बी सी ऑफ द रियल एक्सिस ऑन विच एफ जेड अज्यूम्स द रियल वैल्यूज। जो कहता है कि डी जो डोमेन है उसके अंदर ए बी सी कोई सेगमेंट कंटेन होता है रियल एक्सिस का, और जिस सेगमेंट के ऊपर फंक्शन की रियल वैल्यूज आती हैं, देन स्क्वायर्स रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल स्टेटेज एज। तो कहता है कि स्क्वायर्स रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल को हम इस टाइप से स्टेट भी कर सकते हैं। कैसे? द एनालिटिक कंटिन्यूशन ऑफ एफ जेड इनटू द फंक्शन डोमेन D1। एनालिटिक कंटिन्यूशन ऑफ एफ, एनालिटिक कंटिन्यूशन यानी F1 लिया है इसने यहाँ पे, इनटू द डोमेन D1 विच इज मिरर इमेज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ D। जो D की क्या होगी, मिरर इमेज होगी, जो एनालिटिक कंटिन्यूशन होगा F1 का, विद ABC एज ए मिरर इज गिवन बाय, जहाँ पे ABC क्या करेगा, मिरर का काम करेगा। तो F1 जेड इजकल टू किसके इक्वल होगा, यानी F1 जो लिया है वो किसका, हमने एनालिटिक कंटिन्यूशन लिया है F का, तो F जेड का कॉम्प्लीमेंट का ऑल ओवर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये तो F जेड ही तो होता है, ये एफ जेड ही तो है, तो ये एफ जेड की F1 जेड की वैल्यू इक्वल आ गई, तो ये एनालिटिक कंटिन्यूशन हम यहाँ पे बोल सकते हैं। सेकंड ये कहता है द रिजल्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू द केसेज व्हेन ए बी सी इज कर्व एक्सटेंडेड टू द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। कई बार वो सेगमेंट लेकर के क्या बोल देगा, वो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट बोल देगा, तब भी ये रिजल्ट होगा। ठीक है, ये थोड़े से चेंज करके स्टेटमेंट दे रखी है कि इस टाइप से स्टेटमेंट चेंज होकर के आपके पेपर में आ जाए, तो आपको यही चीज़ लिखनी है। Here it should be noted that the main emphasis is that the imaginary part of fz vanish। जहाँ पे imaginary part है fz का क्या होगा, vanish होगा। कहने का मतलब कि रियल आएगा, fz क्या आएगा, रियल आएगा, तभी तो इमेजिनरी पार्ट वैनिश हुआ ऑन ए बी सी के ऊपर। कहने का मतलब कि fz की भी वैल्यू कैसे आएगी, रियल आएगी। एंड नथिंग एट ऑल नीड टू बी अज्यूम्ड अबाउट टू द रियल पार्ट। ये वही बात है कि रियल पार्ट के ऊपर उसकी वैल्यू क्या आएगी, रियल आएगी। इन द डेफिनेट स्टेटमेंट ऑफ द रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एम्फासिस शुड बी देयरफॉर एन हार्मोनिक फंक्शन। देखो, इफ x एंड r ग्रेटर देन 0, ये कहता है कि x कोई भी फिक्स्ड नंबर है और r ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव वैल्यू है, तो b x r में क्या आएगा, x के वो वाले पॉइंट जिनकी डिस्टेंस x से क्या हो जाए, लेस देन r हो जाए, और b ये बार दे रखा है, एक्स आर में क्या आएंगे, x के वो वाले एलिमेंट जिनकी डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू r हो जाए। ये क्या है बेटा, ओपन डिस्क, ओपन डिस्क, और ये क्या है, क्लोज डिस्क। तो दिस आर द ओपन एंड क्लोज्ड ओपन बॉल रिस्पेक्टिवली, ओपन बॉल या फिर क्लोज्ड बॉल, डिस्क भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ से जहाँ पे इनका सेंटर क्या है, x है, क्योंकि x से तो हम डिस्टेंस ले रहे हैं, वेरिएबल तो y है, तो सेंटर क्या रहेगा, x रहेगा, और रेडियस कितनी रहेगी, r रहेगी। कई बार हम इस बॉल को हम क्या ले लेते हैं, अब साइलेंट नेबरहुड ले लेते हैं किसका, x का, जहाँ पे x क्या है, सेंटर, और अब साइलेंट क्या है, रेडियस, तो ये इसका क्या हो जाएगा, नेबरहुड। फॉर द मेट्रिक स्पेस, आपको पता है कि मेट्रिक स्पेस के अंदर जी यदि कोई भी ओपन होगा तो जी के हर एक एलिमेंट के लिए हमें क्या मिलेगी, एक ओपन बॉल मिलेगी, जो किसके अंदर कंटेन होगी, जी के अंदर कंटेन होगी। समझ आ क्या, जी को हम ओपन सेट कब कहेंगे, जब इसके हर एक पॉइंट के लिए मुझे एक ओपन बॉल मिल जाए जो किसके अंदर कंटेन हो, जी के अंदर कंटेन हो, तो हम क्या कहेंगे, जी इज ओपन। उसके बाद देखो बेटा, हार्मोनिक फंक्शन ऑन ए डिस्क। ये कहता है कि कोई हार्मोनिक फंक्शन डिस्क के ऊपर किस टाइप का होगा और वो कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ये कहता है कि यदि कोई भी जी ओपन सबसेट है सी का, यदि कोई भी जी ओपन सबसेट है सी का, तो कोई फंक्शन है यू, यानी ओपन से लेकर के आर तक, उसको हम हार्मोनिक कब बोलेंगे, जब यू क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव। कहने का मतलब कि यू का हम 2 बार पार्शियली डेरिवेटिव कर लें, और उसके बाद जो वैल्यूज आती हैं, यानी जो फंक्शन आता है निकल के, वो भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस। इसका मतलब सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, और सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस होने के बाद ये लैप्लेस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। कहने का मतलब कोई फंक्शन हार्मोनिक कब होगा, एक तो उसने लैप्लेस इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, लैप्लेस इक्वेशन यही होती है ना कि लैप्लेस इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। दूसरी बात, उसका सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस। 2 बातों को सेटिस्फाई अगर करे कोई फंक्शन, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक। वी रिकॉल द फॉलोइंग फैक्ट्स हार्मोनिक फंक्शन। अब ये कहता है कि हमें हार्मोनिक फंक्शन के बारे में इतना भी जान लेना चाहिए। फर्स्ट क्या है कि फंक्शन एफ ऑन रीजन जी इज एनालिटिक। ये यदि कोई फंक्शन एफ है और वो एनालिटिक है
ऑन द रीजन जी के ऊपर एनालिटिक है, तो कहता है कि उसका जो रियल पार्ट है एफ का, हमने मान लिया यू है, इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, वी है। ये कहता है कि यदि कोई फंक्शन जी के ऊपर एनालिटिक होगा तो उसका रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी दोनों के दोनों क्या होंगे, हार्मोनिक होंगे। यानी हार्मोनिक यानी इस कंडीशन को पूरा करेंगे और वो क्या भी करेंगे, CR इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। यदि कोई फंक्शन एनालिटिक होगा तो उसके दोनों पार्ट हार्मोनिक होंगे और CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और यदि किसी फंक्शन के दोनों पार्ट हार्मोनिक हैं, CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो इसका ओनली फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक। ये इफ एंड इफ ओनली का केस है। ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है रीजन जी इज सिंपली कनेक्टेड। मान लिया कि जी कोई भी सिंपली कनेक्टेड है, सिंपली कनेक्टेड उसके अंदर कोई भी होल नहीं है। इफ़ for each harmonic function u on g there is a harmonic function v on g such that कि f इज टू u प्लस का आइटा v। ये क्या कहता है, यदि g आपके पास कोई भी सिंपल कनेक्टेड डोमेन दे रखी है, जी कोई भी सिंपल कनेक्टेड डोमेन दे रखी है और आपके पास u कोई हार्मोनिक फंक्शन दे रखा है, तो ये कहता है कि यदि आपके पास u दे रखा है तो आप v को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देयर इज a, तो आपके पास एक v पक्का मिलेगा, v सच दैट कि जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, एनालिटिक होगा। यानी कई बार हमें क्या दे दिया जाता, जैसे कि आपके ग्रेजुएशन में जो रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस था उसमें हमें एक मिलियन थॉमसन इस टाइप से थ्योरम्स थी। इसके अंदर हमें एक पार्ट गिवन होता था और दूसरा पार्ट हमें क्या करना होता था, फाइंड आउट करना होता था। यानी इसका इमेजिनरी पार्ट गिवन है तो रियल निकाल लो और रियल पार्ट गिवन है तो इमेजिनरी निकाल लो। ये वही चीज़ है, यदि आपके पास इसका रियल पार्ट हार्मोनिक फंक्शन गिवन है तो आप उसके अकॉर्डिंग यू के अकॉर्डिंग आप वी को निकाल सकते हैं, और यदि कई बार v गिवन होता था तो u को निकाल सकते थे, और यदि u और v निकल के तो एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट हो गया। इफ फंक्शन f इज एनालिटिक फंक्शन देन u इजकल टू रिफ्लेक्ट रियल पार्ट ऑफ f और v इजकल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ f। ये कहता है यदि f कोई भी एनालिटिक फंक्शन होगा तो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहेंगे, ईच अदर, हार्मोनिक कॉन्जुगेट टू ईच अदर। ये क्या रखा है इसके अंदर। उसके बाद है ये कहता है थ्योरम में इफ़ यू जी से लेकर के आर तक कोई भी हार्मोनिक है, यू कोई भी हार्मोनिक फंक्शन दे रखे हैं, तो ये कहता है कि यदि कोई यू हार्मोनिक फंक्शन है, जी वही सिंपली कनेक्टेड डोमेन है आर तक, तो ये कहता है कि u इज इन्फाइनेटली डिफरेंशिएबल होगा। तो u क्या होगा, इन्फाइनेटली डिफरेंशिएबल। कैसे, मान लीजिए कि z नोट कोई भी फिक्स पॉइंट है और z नोट को सेंटर लेते हुए डेल्टा हमने उसकी रेडियस ले ली, तो ये बाल किसके अंदर कंटेन है, g के अंदर कंटेन है। देन u इज हार्मोनिक कंजुगेट v, तो u का क्या होगा, एक u भी हार्मोनिक है तो u हार्मोनिक के लिए आपको v एक हार्मोनिक कंजुगेट मिल जाएगा इस बॉल के ऊपर, सच दैट कि f क्या होगा, एनालिटिक होगा। और यदि आपको पता है कि f एनालिटिक फंक्शन होता है तो वो इन्फाइनेटली डिफरेंशिएबल होता है। यदि f इन्फाइनेटली डिफरेंशिएबल है तो ऑटोमेटिकली u भी इन्फाइनेटली डिफरेंशिएबल होगा और v भी इन्फाइनेटली डिफरेंशिएबल होगा। तो हमें तो u ही चाहिए ना, तो u के बारे में बताना था, तो u क्या हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, इन्फाइनेटली डिफरेंशिएबल। उसके बाद आती है मीन वैल्यू थ्योरम। ये कहता है कि u g से लेकर के r तक कोई भी हार्मोनिक फंक्शन है और b बार इसकी कोई भी क्लोज डिस्क ले रखी है कंटेन इन g के अंदर, इफ गामा विद द सर्कल, और गामा हमने क्या ले लिया, एक सर्कल ले लिया। ये तो बॉल है, बॉल के अंदर सारे अंदर वाले भी और बाउंड्री वाले भी पॉइंट आएंगे, लेकिन इसके अंदर सर्कल है तो सिर्फ बाउंड्री के पॉइंट आएंगे। तो देन तो ये कहता है तो जो u है वो इस टाइप की कंडीशन को होल्ड करेगा। कैसे, डी कोई भी डिस्क दे रखी है, ये जो क्लोज्ड बॉल है वो डी के अंदर कंटेन और डी खुद किसके अंदर कंटेन है, जी के अंदर। डी को लेट किया है, बी तो इसके अंदर कंटेन थी ही, बी और जी के बीच में हमने डी कोई भी डिस्क ले ली। अब लेट एफ एनालिटिक है किसके अंदर, मान लें कि एफ इस डी के ऊपर एनालिटिक है तो यू इसका रियल पार्ट है। देन बाय कोशी इंटीग्रल फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको पता कोशी इंटीग्रल फार्मूला फर्स्ट सेमेस्टर में क्या था, एफ ऑफ ए को हम कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब यहाँ से जो z माइनस का a इक्वल टू कितना दे रखा है आपके पास सर्कल में, z माइनस का a इक्वल टू r है, तो z माइनस का a इक्वल टू r e की पावर आइटा थीटा। तो इसका मतलब कि z माइनस का a इक्वल टू r e की पावर आइटा थीटा, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस r e की पावर आइटा थीटा। तो dz की वैल्यू निकाल ली, ये सारी की सारी वैल्यू आपके पास आ गई। तो इस फंक्शन को हम इनके अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, ऐसा आ गया। उसके बाद एफ ऑफ ए क्या होगा, यू ऑफ ए प्लस का आइटा वी ऑफ ए।
राइट हैंड साइड में ये वैल्यू यू प्लस का आइटा वी आएगी। रियल पार्ट को इक्वेट करो तो रियल पार्ट इस टाइप का आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास क्या थे, मीन वैल्यू थ्योरम थी। उसके बाद है मैक्सिमम प्रिंसिपल। मैक्सिमम प्रिंसिपल की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है यहाँ पे। उसके बाद है पॉइजन कर्नल को देखो आप, ये कहता है कि इस टाइप का जो फंक्शन होगा उसको हम पॉइजन कर्नल बोलेंगे। किस टाइप का फंक्शन डिनोट करेंगे हम, पी फॉर पॉइजन तो पी ले लिया, पी आर थीटा, आर की जरूरत पड़ेगी, थीटा की भी जरूरत पड़ेगी, तो पी आर थीटा पी फॉर पॉइजन। क्लियर। यहाँ पे जो सफिक्स में आर लिया है, आर की पावर हमें क्या लेनी है, मोड ऑफ एन लेनी है, ई की पावर आइटा एन थीटा लेनी है, और एन वेरी करवाना है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक। ये कहता कि जो ये आर वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू और 1 से लेस देन होनी चाहिए। तो इस टाइप के जो फंक्शन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइजन कर्नल बोलेंगे। अब उसके बाद देखो लेट जेड इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया बेटा, आर ई की पावर आइटा थीटा। क्लियर। जहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1 है। तो ये कहता कि तो हम इसकी वैल्यू अगर निकाल लें 1 प्लस का आर ई की पावर आइटा थीटा, 1 माइनस का आर ई की पावर आइटा थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस का जेड, 1 माइनस का जेड, ये वैल्यू जेड की थी, ये वैल्यू जेड की थी। अब उसके बाद 1 प्लस का जेड और 1 माइनस का जेड की पावर ऊपर जाकर के -1 होगी, और इसको हमने बाइनोमियल थ्योरम से खोल लिया तो ये सीरीज बन गई। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा बन गया, और ऐसा बनने के बाद जेड की वैल्यू दोबारा रिप्लेस कर दी आर के अंदर। आर के अंदर दोबारा रिप्लेस करने के बाद ई की पावर आइटा एन थीटा को डी मोरविच थ्योरम से हमने ऐसा लिख दिया, और उसके बाद ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू इसकी आ गई। अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट लेंगे इसका हम क्या ले लेंगे, रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट यानी साइन वाले को छोड़ देंगे, सिर्फ कौन सा पार्ट कंसिडर हो जाएगा, कोस वाला। तो यहाँ से कोस वाला पार्ट कंसिडर होने के बाद कोस एन थीटा को ई की पावर आइटा एन थीटा प्लस का ई की पावर माइनस का एन थीटा, जो 2 डिवाइड में होता है वो 2 से 2 कैंसिल होकर के यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल में भी तो है। उसके बाद 1 प्लस ऑफ दिस इज इक्वल टू ये आ गया, यानी आर की पावर एन ई की पावर आइटा एन थीटा प्लस का ई की पावर माइनस का आइटा एन थीटा। और ये दोबारा देखा जाए तो यही तो चीज़ है, यही तो चीज़ है। अब इसको एक बार सोल्व करके देखना, यही तो बनेगा। तो पी आर थीटा इज इक्वल टू रियल पार्ट इसका आ गया। तो इसका मतलब कि इसको अगर हम सोल्व करें रैशनलाइजेशन करके, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम रियल पार्ट निकालें वो ये आएगा। इसका लेफ्ट हैंड साइड से रैशनलाइजेशन करने के बाद हम अगर रियल पार्ट निकालें वो बेटा ये आएगा। ये तो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, ये बड़ा रियल पार्ट आ जाएगा। तो एक तरफ से तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, एक तरफ से हमने राइट हैंड साइड को सोल्व किया। लेफ्ट और राइट दोनों को सोल्व करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुँच गए कि पी आर थीटा की वैल्यू रियल पार्ट ऑफ दिस इसके इक्वल होगी और इसका रियल पार्ट इसके इक्वल आएगा। क्लियर हो गया यहाँ से। उसके बाद है द पॉइजन कर्नल सेटिस्फाई द फॉलोइंग। ये कहता है कि पॉइजन कर्नल जो फंक्शन आपके पास वो ये प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पी आर थीटा का इंटीग्रेशन ले लो -पाई से लेकर के पाई तक, 1/2 पाई से डिवाइड कर दो तो 1 वैल्यू देगा। क्लियर। और पी आर थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव फंक्शन होता है ये यहाँ पे पॉजिटिव इसके लिए नहीं, इसके लिए लिख रखा है। ये क्या होता है, पॉजिटिव फंक्शन होता है फॉर ऑल थीटा के लिए। और ये कहता है पी आर माइनस थीटा की वैल्यू लो या थीटा के ऊपर वैल्यू ले तो पी आर क्या होता है, पीरियोडिक होता है इन थीटा में विद पीरियड 2 पाई। ये कहता है पी आर पीरियोडिक फंक्शन भी होता है जिसका पीरियड कितना होता है 2 पाई। फिर ये कहता है कि यदि थीटा लेस देन हो डेल्टा लेस देन हो मोड ऑफ थीटा से तो इसकी वैल्यू ऑलवेज इससे लेस देन आएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि पी आर थीटा की अगर हम लिमिट 1 का नेगेटिव मतलब कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लें तो वो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो ये 4 प्रॉपर्टी को हमें करके दिखाना है। तो देखो फर्स्ट के लिए फॉर द फिक्स वैल्यू ऑफ आर, तो 10 सीरीज ये क्या है, पॉइजन इंटीग्रल फॉर्मूला है ये। कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली इन थीटा पी आर थीटा, पॉइजन कर्नल बोलते हैं इसको, पॉइजन कर्नल फॉर्मूला। तो ये है वैल्यू यूनिफॉर्मली होगी इन थीटा के अंदर 2 पी आर थीटा। अप्लाई टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन वी हैव डिपेंड अपॉन द यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब हम क्या करेंगे, पी आर थीटा का टर्म वाइज हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करना थीटा के रिस्पेक्ट में करना है तो आर उसके लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो आर कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन इसके अंदर जो ही बच गया ये बच गया।
उसके बाद यहाँ पे इस समीशन को इसने 3 समीशन में ब्रेक किया है। इस पूरे समीशन को इसने 3 समीशन में ब्रेक किया। एक तो इसने n की वैल्यू 0 पुट करके अलग निकाल ली। एक n = 1 से इन्फिनिटी तक यानी नेचुरल नंबर के लिए यानी पॉजिटिव इंटीजर के लिए अलग समीशन बना लिया, नेगेटिव इंटीजर के लिए अलग बना लिया और 0 के ऊपर अलग से, पॉजिटिव के लिए अलग, नेगेटिव के लिए अलग और 0 के ऊपर अलग से। उसके बाद इसने इसको सोल्व किया, तो 2π आ गया। उसके बाद समीशन ऑफ n = 1 से लेकर के ये एज इट इज़ रखा, r की पावर n पॉजिटिव हो गया, मोड लगाने का कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पे। -π से लेकर के π तक e की पावर i n थीटा d थीटा प्लस का समीशन। यहाँ पे इसने क्या किया, जो ये नेगेटिव था उसको पॉजिटिव में लिख लिया, अंदर नेगेटिव कर लिया। तो मोड है, मोड पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, n लिखो या -n लिखो, क्योंकि मोड है, मोड के बाद तो पॉजिटिव बढ़ना है। और यहाँ पे ये n की जगह पे क्या आ जाएगा, -n आ जाएगा। उसके बाद देखो समीशन दोबारा कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद ये बन गया और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 cos n थीटा d थीटा। और इसका इंटीग्रेशन अगर सोल्व करें, इसका इंटीग्रेशन साइन में कन्वर्ट, और साइन nπ और साइन -nπ ये दोनों ही वैल्यू 0 होती है साइन की पाई का मल्टीपल पे। तो ये वैल्यू साइन अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट होने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी 0, तो सिर्फ कितना बचेगा, 2π बचेगा। और 2π हमने उधर जा कर के डिवाइड में कर दिया तो ये वैल्यू आ गई 1, यही प्रूव करना था। उसके बाद वी हैव PR थीटा = दिस, PR थीटा की वैल्यू ये थी, पीछे हमने देखी। सिंस दिस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, तो PR थीटा की वैल्यू ये आ गई। देखो यहाँ पे भी सोल्व की थी हमने, ये वाली ये थी, ठीक है, तो ये सोल्व की थी हमने, तो PR थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब ये कहता कि थीटा को यदि मैं -θ से रिप्लेस कर दूँ तो ये कहता क्या फ़र्क पड़ेगा, cos -θ पे आएगा, cos -θ cos θ के इक्वल होता है, तो दोबारा वही वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब कि PR -θ PR थीटा की वैल्यू सेम होती है। और cos पीरियोडिक होता है, cos की वैल्यू cos पीरियोडिक फंक्शन है, तो देयरफॉर PR थीटा भी कैसा होगा, पीरियोडिक होगा। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2π पे क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, तो अनअल्टर्ड रहेगी, यानी नो चेंज होगा। तो इसका जितना पीरियड होगा उतना ही PR थीटा का पीरियड होगा। cos थीटा का पीरियड कितना होता है बेटा, 2π, तो देयरफॉर PR थीटा का भी जो पीरियड है वो कितना होगा, 2π होगा। अब थर्ड प्रॉपर्टी के लिए ले लिया, 0 से बड़ा ले लिया डेल्टा से बड़ा ले लिया थीटा, और थीटा से बड़ा ले लिया पाई, और फंक्शन ले लिया डेल्टा थीटा से लेकर के r तक, और ft फंक्शन ऐसे डिफाइन कर लिया, उसका डेरिवेटिव कर लिया, इधर भी डेरिवेटिव हो जाएगा। और डेरिवेटिव इधर करेंगे हम, पहले तो PRT देखो, PRT यहाँ से देखो, PR थीटा है ना, थीटा की जगह पे t पुट कर दो, तो यहाँ पे t पुट हो जाएगा। और फिर उसका क्या करना है, डेरिवेटिव, t के रिस्पेक्ट में फिर दोबारा डेरिवेटिव कर देना, तो जो ये डेरिवेटिव आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका हम देखिए f का डेरिवेटिव आया वो नेगेटिव आ गया, तो फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग हो गया ना, फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया, क्योंकि डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया। तो हर एक वैल्यू पर यदि डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाता है। डिक्रीजिंग होने के कारण यदि डेल्टा क्या है, डेल्टा देखो थीटा से छोटा था, तो डेल्टा छोटा है, थीटा बड़ा है, तो छोटे पे तो बड़ी वैल्यू देगा, बड़ी पे छोटी वैल्यू, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो यदि f फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ तो f फंक्शन PR t के इक्वल था, तो इसका मतलब PR फंक्शन भी क्या हो गया, डिक्रीजिंग होगा। तो देयरफॉर PR डेल्टा की वैल्यू बड़ी होगी PR थीटा से, और PR थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन किससे होगा, 0 से। उसके बाद आता है PR डेल्टा की वैल्यू ये है, ऑल्सो PR डेल्टा की वैल्यू ये है। फोर्थ प्रॉपर्टी में ये कहता है कि यदि हम लिमिट लगाएं, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1 - h कर लेते हैं और लिमिट h अप्रोच टू 0 कर लेते हैं, तो उसके बाद वैल्यू कितनी आ जाती है, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको निकालनी आती है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, और ये यूनिफॉर्मली इन थीटा के अंदर होगी। अब इसका आपका इस यूनिट का आपका सिर्फ एक लेक्चर बच गया, और उसके बाद आपकी थर्ड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है।